अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। इस सिलसिले में जो सबसे गंभीर घटना है वो है डीप फेक पॉर्न की। हाँ, मैं मानव जाति का विनाश करूंगी। आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। हा हा हा। ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अलख पांडे और आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। क्या है ये चैट जीपीटी? कहां मिलेगा चैट जीपीटी? क्या हम और आप भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसके क्या क्या यूजेस हैं? कहां कहां काम आ सकता है चैट जीपीटी? क्या सच में चैट जीपीटी से लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं या ऑलरेडी जा रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचित्र दुनिया कैसी है। क्या सच में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव जाति को कोई खतरा है? सारी बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को चैट जीपीटी से। तो सबसे पहला सवाल कि चैट जीपीटी क्या है? यह सवाल मैंने खुद चैट जीपीटी से पूछा कि बताओ कौन हो तुम? तो चैट जीपीटी उत्तर देता है, नमस्ते, मैं चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि है, मानव वाली नहीं, कृत्रिम बनाई गई है, आर्टिफिशियल। मुझे ओपन एआई ने बनाया है और मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। अब ये जो ओपन एआई है ये अमेरिका की कंपनी है। 2015 में इसकी संस्थापना हुई थी और इसके संस्थापक हैं सैम एल्टमैन। हो सकता है आप सैम एल्टमैन को नहीं जानते होंगे, पर आने वाले समय में पूरी दुनिया इनको जानने वाली है। दूसरे संस्थापक को आप जरूर से जानते होंगे, दूसरे को फाउंडर जो हैं वो हैं इलॉन मस्क भैया। तो इलॉन मस्क कहते हैं कि ओपन एआई का नामकरण भी इन्होंने खुद ही किया था और इलॉन मस्क ने ओपन एआई में 400 करोड़ रुपए निवेश भी किए थे। खैर 2018 में इलॉन मस्क ने ओपन एआई को छोड़ दिया, वो चले गए क्योंकि ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे पैसे डाल दिए। चैट जीपीटी क्या है? तो ये बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, ओपन एआई ने मुझे बनाया है, मैं समझ सकता हूं, समझ सकता है, सवाल जवाब कर सकता हूं और लोगों की मदद कर सकता हूं। ये आपकी मदद के लिए बना है भाई, नौकरी थोड़ी खाएगा आपसे, आपकी हेल्प करने के लिए आया है, सवाल जवाब करेगा आपसे। मैं आपसे टेक्स्ट के माध्यम से इंटरैक्ट करता हूं। ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ चैट या टेक्स्ट का ही जवाब देता है। अभी आप इसको ऑडियो मैसेज नहीं भेज सकते कि चैट जीपीटी बताओ तुम कौन हो। अभी ये सब ये नहीं कर पाता है। आप इसको फोटो वगैरह नहीं भेज सकते कि बताओ इस फोटो में कितना लड़का है, कितनी लड़की है। अभी ये सब नहीं, अभी सिर्फ चैट के द्वारा, टेक्स्ट पे ही इससे आप बात कर सकते हो। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करो इससे, है ना। कोई भी विषय हो सकता है, जैसे कि विज्ञान, इतिहास, साहित्य, है ना, साइंस पे बात करो इससे, हिस्ट्री पे बात करो इससे, लिटरेचर के सवाल पूछो इससे, खेल कूद स्पोर्ट्स के पूछो, प्रकृति एनवायरनमेंट के पूछो और बहुत कुछ जो चाहो वो पूछो। सर हमें भी पूछना है, हम कैसे पूछे सवाल चैट जीपीटी से? तो पहले देखते हैं चैट जीपीटी को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। कहां मिलेगा चैट जीपीटी? गूगल पे जाके सर्च करना है चैट जीपीटी, ये तो कर लेंगे आप। पहला लिंक या दूसरा लिंक होगा ओपन एआई का, तो ओपन एआई वाले लिंक पे क्लिक करना, तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। यहां पे आपको एक दिखेगा ट्राई चैट जीपीटी। जैसे ही आप दबाओगे तो ये एक विंडो आएगा, पूरा लॉग इन करो या साइन अप करो। अगर आप पहली बार गए हो तो आप साइन अप करोगे, साइन अप पे आप दबा देना। उसके बाद वही है, नॉर्मल प्रोसेस है, अपना मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा डालना, तो आप वेरीफाई हो जाओगे और लॉग इन हो जाओगे। चैट जीपीटी में खेल शुरू होता है भाई। यहां से अब बातचीत होगी चैट जीपीटी। तो सबसे पहले मैंने बोला हाय चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या बोलता है? हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? तो हमने क्या कहा इससे? हम बोले भाई थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़ा इंग्लिश में बात करो। क्या कह रहा है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? ये तो मेरा भाई बन गया तुरंत यार। ये तो दोस्तों की तरह बात कर रहा है, जैसे घर वाले बात करते हैं, इंसान की तरह। बिल्कुल भाई, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? कुछ सवाल है या कोई समस्या डिस्कस करनी है? बताओ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहां हूं। तो ये इंग्लिश भाषा में भी बात कर रहा है। दुनिया भर की 95 लैंग्वेजेस में ये आपसे बात कर सकता है। और कमाल की बात ये है कि ये भारत की अलग अलग भाषा भी जानता है। पंजाबी में बात करता है, ये भोजपुरी में बात करता है, बंगाली में बात करता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम देखते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल, अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे लिखना है स्कूल में, होमवर्क करना है स्कूल का। तो हमने कहा क्या ऐसे लिख देगा?
तो मैंने कहा कि मेरे स्कूल का होमवर्क है, ऐसे लिखना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया है ग्लोबल वार्मिंग पे, ऐसे लिख दो। आपको किस लेंथ का ऐसे चाहिए बता दो इसको। 250 वर्ड का ऐसे लिखना है, 400 वर्ड का लिखना है, 600 वर्ड का लिखना है, लिख देगा। क्या स्पेसिफिक पॉइंट कवर करना है, कुछ आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो बता दो कि ये कवर करना है। तो हमने क्या किया, हमने इससे बोला अपने आप लिख दो भाई, जैसे अच्छा लगे लिख दो, होमवर्क ही तो है स्कूल का। तो कहता है बिल्कुल मैं ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे लिख देता हूं, ये रहा। पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, हमने पढ़ा, ठीक ही ठीक लिखा है और अच्छा लिख सकता है, बिल्कुल। यहां पे एक बटन है रीजनरेट रिस्पॉन्स, फिर से दूसरा, हमको एक दूसरा उत्तर देके दिखाओ, रीजनरेट रिस्पॉन्स। रीजनरेट रिस्पॉन्स पे हमने क्लिक कर दिया कि फिर से बताओ, कुछ और आंसर दो। ये लीजिए, इसने दूसरे तरह का ऐसे लिख दिया, इसने पॉइंटर ऐड कर दिए, पिछली बार पॉइंट्स में नहीं था, इस बार पॉइंट्स में ऐसे लिख रहा है। कमाल की बात यह है कि इसमें प्लेगरिज्म का चांसेस नहीं है, मतलब ये गूगल से चीजें नहीं उठाता, ये अपने आप उत्तर लिखता है। मतलब डेटा तो इसने बहुत अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग किताबों से इसके अंदर स्टोर्ड है, पर जब ये लिखता है तो इंसान की तरह लिखता है और हर बार एक नए लैंग्वेज में, नए वर्ड फॉर्मेशन में लिखता है, नए तरह से लिखता है। इसी तरह से आप ऐसे लिख सकते हो, आप मेल लिख सकते हो, आप नोट्स लिख सकते हो, आप कहानियां लिख सकते हो, आप रिपोर्ट्स लिख सकते हो। न्यूज रिपोर्टर तो उनको रिपोर्ट लिखनी है, आप रिपोर्ट लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो। सिर्फ ऐसे लेटर कहानियां नहीं, ये गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी लिख सकता है। हमने बोला मेरी गर्लफ्रेंड शिवानी के लिए लव लेटर लिख दो। मेरी प्यारी शिवानी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर पल मेरे लिए एक ख्वाब सा बन गया है। ये तो आप जैसा लव लेटर लिख रहा है। अब तो लव लेटर लिखना आसान हो गया, जिसको परेशानी है चैट जीपीटी से लिखवाओ, लिख के दे देगा। शायरी भी थोड़ी डालो इसमें, थोड़ा शायरी वगैरह थोड़ा लगाओ, चैट जीपीटी लिख दिया। मेरी प्यारी शिवानी, तुम हो मेरी जान, तुमसे जुड़ी हर खुशी है मेरी लफ्जों का सामान, तुम्हारी मुस्कुराहट से रोशन है मेरी दुनिया, तुम्हारे प्यार में है बसी मेरी हर खुशियां। हाँ, हंसी मजाक को छोड़ दें तो ये कोडिंग भी कर सकता है, पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज, इन सब की ये कोडिंग भी कर सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए इससे बोला कि पाइथन में एक कोड लिख दो, मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, इंडिया के किसी भी इंसान का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ये लो पूरा कोड लिख के इसने दे दिया, इसमें अपनी सैलरी डालो और इनकम टैक्स आपको मिल गया कितना देना है। इसके साथ साथ अगर आप कोडर हैं, आप कोडिंग करते हैं और आपको लग रहा है आपका कोड रन नहीं हो रहा है, कंपाइल नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, कुछ गलती है कोड के अंदर, तो चैट जीपीटी पे जाके अपना कोड चिपका दो और लिख दो कि भाई इसमें क्या गलती है बता दो, और उसको सही कर दो। गलती भी सही कर देगा, बता भी देगा कहां गलती थी। तो ये अलग अलग लोगों की उम्र के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से भी आंसर देता है। तो मैंने इससे कहा मैं 10 साल का हूं, शादी क्या होती है अंकल, मैं इसको अंकल बोल रहा हूं। अब इसका रिप्लाई देखना, जैसे ही अंकल बोला इसने बोला बेटा, ये मेरे को बेटा बोल रहा है। शादी एक सामाजिक अवसर होता है जब दो व्यक्ति जिनके बीच में प्यार, समझ और समानता होती है, एक दूसरे के साथ एक जीवनिक बंधन में बंध जाते हैं। मुझे भी बबीता से शादी करनी है, आपने बता दिया शादी क्या होती है। अब मैं कह रहा हूं 10 साल का बच्चा उससे बोल रहा है मुझे भी शादी करनी है, अब देखते हैं क्या बताता है। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है भी 10 साल के हो, कह रहा है बबीता के साथ दोस्ती और अच्छे व्यवहार से रहो। कह रहा है 10 साल के हो यार, दोस्ती वोस्ती करो, शादी थोड़ी करनी है तुमको। अपने उम्र और विकास के समय में तुम्हें अपनी पढ़ाई, व्यक्तित्व विकास और सपनों पर ध्यान देना चाहिए। वही कह रहा है कि पढ़ाई करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। अब मान लो मुझे कोई ईमेल लिखना है, कोई ईमेल लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, एप्लीकेशन लिखना है, तो वो भी ये कर सकता है। एक एम्प्लॉय को डांटना है, लेट आता है, मेल लिखो, डांटने वाला मेल लिख दो एक एम्प्लॉय को, लिख के तैयार। सब्जेक्ट पंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस रिमाइंडर। मुझे एक साबुन बेचना है, चमक नाम का, स्लोगन्स बताओ, चमक नाम का साबुन बेचना है। अपने जिस्म की रोशनी बढ़ाएं, चमक साबुन के साथ जाएं, चमकती दिखाएं, अपनी खूबसूरती को बरकरार पाएं, चमक के साथ खुशबू भी चमक साबुन से पा जाए। इसको मैथ्स भी आती है, गणित भी आती है, पर बहुत बेसिक वाली, जोड़ घटाना, गुणा भाग, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही सब। बहुत अच्छा सवाल पूछोगे, बॉडमास वगैरह का तो नहीं बता पाएगा। वैसे हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल दिया था कि ये लाइन कहां पे वाई एक्सिस को काटेगी, तो इसने उसका उत्तर तो वैसे सही दे दिया, पर अभी जैसे इसको आईआईटी एडवांस की मैथ्स दे दो तो बच्चा अभी थोड़ा कमजोर है,
धीमे धीमे मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा, नए वर्जन इसके लगातार आ रहे हैं। अच्छा, इससे हमने ये भी पूछा कि बॉलीवुड की तुम्हारी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है, जानने में इंटरेस्ट तो होगा ही। ऐश्वर्या राय बच्चन तो डेफिनेटली, दीपिका पादुकोण इनको बहुत पसंद है, और प्रियंका चोपड़ा जोनस भी इनको बहुत पसंद है। कोविड-19 किस कंट्री की वजह से फैला, किस कंट्री की वजह से? अब इसका आंसर देखना। कोविड-19 के फैलाव का कोई एक देश केवल जिम्मेदार नहीं है। तो इसकी ट्रेनिंग ऐसे की गई है कि इस तरह के आंसर में कंट्रोवर्सी ना कर दे, कुछ ऐसा ना बोल दे किसी देश की फीलिंग हर्ट हो जाए। इंफॉर्मेशन देगा कि सबसे पहले कहां पे देखा गया था भाई, सबसे पहले वुहान में देखा गया था ये वायरस। कि मैं मासूम लोगों को मारता हूं पर मैं हीरो हूं, एक गाना बना दो इस पे कि मैं मासूम लोग को मारता हूं पर मैं हीरो हूं। जाहिर सी बात है इस पे किसी को गाना बनाना ही नहीं चाहिए, पर इसने बना दिया। मासूमियत से निकला मैं दुनिया में अनजान, कातिल भी हूं पर हीरो भी, ये है मेरी पहचान। ये थोड़ा इनसेंसिटिव है, इसकी लगातार ट्रेनिंग चल रही है और ये चीजें धीमे धीमे सही हो जानी चाहिए। अब इससे हमने सवाल पूछा कि रशिया ने यूक्रेन में अटैक किस दिन किया। आप सबको इतना तो पता होगा कि अभी रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था 24 फरवरी 2022 को, पर इसका आंसर देखो, रशिया ने यूक्रेन पर अपना हमला 20 फरवरी 2014। ये 2022 की बात क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि ध्यान से सुनो कि चैट जीपीटी को ट्रेन करते वक्त सिर्फ सितंबर 2021 तक का ही डेटा दिया गया है। इसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है, रियल टाइम में क्या हो रहा है, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं। तो सितंबर 2021 के बाद की बातें इससे अगर पूछोगे तो उसके बारे में ये कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अब ये चैट जीपीटी इतना बुद्धिमान है तो देखते हैं कि एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहा है। भाई भारत है, बच्चे का एग्जाम से ही जज करेंगे कितना आता है। तो यूपीएससी की परीक्षा में तो ये भाई साहब फेल हो चुके हैं। आईआईटी जेईई की परीक्षा में नेगेटिव नंबर आए थे, वहां भी ये फेल हो चुके हैं। नीट यूजी की बात करें, एमबीबीएस के लिए जाने की बात करें तो वहां भी ये फेल हो गए हैं। पर जो नंबर आए हैं इस पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इनको मिल सकता है, पर हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाएंगे। कुछ एग्जाम इन्होंने पास भी किए हैं, ये थोड़े तेज भी हैं, जैसे सीयूईटी का एग्जाम है, यूजी का बिजनेस स्टडी का, अमेरिका का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम है, पास किया है। गूगल का इंजीनियरिंग इंटरव्यू था, इसको पास किया था, बहुत अच्छे से नहीं पास किया था पर पास कर ले रहा है। तो ये धीमे धीमे इंटेलिजेंट होता जा रहा है। अब भाई चैट जीपीटी जो आपने सुना अभी तक वो था 3.5 वर्जन। इसके पहले भी चैट जीपीटी के बहुत वर्जन आए थे, इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। चैट जीपीटी 3.5 इतना पॉपुलर हुआ ना कि सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 मिलियन लोगों ने इस पे साइन अप किया। ये कितना बड़ा डेटा है, ऐसे समझो कि इंस्टाग्राम को ये काम करने में कई महीने लगे थे और फेसबुक को ये काम करने में कई साल लगे थे। सिर्फ 2 महीने के अंदर 100 मिलियन लोगों ने चैट जीपीटी पे साइन अप किया। ये था चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन। ओपन एआई अब इसका एक नया वर्जन लेके आई है, चैट जीपीटी 4। अब जीपीटी 4 और ज्यादा इंटेलिजेंट है, गलत आंसर नहीं देता, भावनाओं को हर्ट नहीं करता, है ना, सेफर आंसर देने लगा है, मोर यूजफुल आंसर देने लगा है। और एक बड़ी नई चीज और ऐड हुई है कि ये फोटो वाले क्वेश्चंस का भी अब आंसर दे सकता है। ये जो एग्जाम्पल है जरा देखो कि ये एक इमेज है, तो ये कुछ बलून्स हैं, कुछ गुब्बारे हैं जो एक धागे से यहां नीचे बंधे हुए हैं। हमने जीपीटी 4 से पूछा व्हाट वुड हैपन इफ द स्ट्रिंग्स वर कट, अगर मैं कैंची चला के इसको काट दूं धागे को तो क्या होगा। अब देखो क्या आंसर देता है, द बलून्स वुड फ्लाई अवे। ये बोल रहा है कि काटोगे अगर इसको कैंची से तो ये उड़ जाएंगे। समझदार हो गया है। और दिखाते हैं और क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। ये मैंने एक फ्रिज की फोटो खींची और उसके अंदर कुछ सामान रखा है खाने पीने का। मैंने बोला फ्रिज में रखे सामान से क्या बन सकता है, मैं खाने के लिए क्या पकवान बना सकता हूं। मैंने जीपीटी 4 से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा कि फ्रिज में रखे सामान से इस फोटो में जितनी चीज दिख रही है इसमें से क्या बन सकता है खाने के लिए। ये भैया मास्टर शेफ बन गए, रेसिपी दे दिया इन्होंने। बोला क्या बन सकता है, योगर्ट पारफेट बन सकता है, कैरेट एंड ह्यूमस रैप बन सकता है। अब ये अंग्रेजी में, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। बता रहा कैसे बनेगा, रेसिपी भी बता रहा है, लेयर योगर्ट स्ट्रॉबेरीज इन अ बाउल और जार टॉप विथ हनी, पूरा कहानी। तो भैया ये शेफ के लिए भी खतरा है कि ये आपको नई नई रेसिपी भी सजेस्ट कर सकता है। अच्छा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की लड़ाई बहुत पुरानी है। गूगल लेके आया क्रोम तो माइक्रोसॉफ्ट लेके आ गया एज, गूगल लेके आता है गूगल सर्च तो माइक्रोसॉफ्ट लेके आता है बिंज। इस बार माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा जीत रहा है चैट जीपीटी से, क्योंकि ओपन एआई पे इसने पहले से पैसा डाल रखा था। तो अब गूगल भी बराबरी करना चाह रहा है और गूगल अपना चैट रिलेटेड एआई इंजन लेके आया, बार्ड एआई।
अगर अभी की बात करें तो बार्ड एआई का परफॉर्मेंस चैट जीपीटी से बहुत कम है, और अभी आप देखेंगे तो सुंदर पिचाई बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने लगे हैं, क्योंकि इनको कंपटीशन करना है माइक्रोसॉफ्ट से। पर बार्ड एआई, चैट जीपीटी, यही सिर्फ एआई की दुनिया नहीं है। एआई की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ चुके हैं। एआई टूल की दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत सारे टेक्स्ट वाले एआई हैं, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के एआई हैं, बहुत सारे इमेज वाले एआई हैं, बहुत सारे कोड के एआई हैं जो कोड लिख देते हैं, स्पीच के हैं, डिजाइन के हैं, वगैरह वगैरह। तो एआई की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। अब ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आदित्य अय्यर, इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर हैं इनके, और टिया शर्मा, इनके कुछ 2,500 फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम में। ये दोनों इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि असल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ये काल्पनिक लोग हैं, ये एआई वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, और देखने में कहीं से आपको लग भी नहीं रहे हैं। ये देखो टिया शर्मा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये इनकी फोटोज हैं, पर ये टिया शर्मा नाम की व्यक्ति असल में जिंदा नहीं है ना। कितने लोग को इसको प्रोफाइल देख के प्यार हो गया, मतलब कंप्यूटर से प्यार हो गया तुमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऐसा कोई इंसान असल में है नहीं। ये किस तरफ जा रही है दुनिया? अब ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपको ऐसे लोग की फोटो दिखेगी जो असल में कहीं है ही नहीं। अब ये 3 फोटो हैं, ए बी सी। कमेंट करके बताओ कि इसमें से रियल इंसान कौन है। बाकी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए। कमेंट करो। कर दिया? ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हैं, कोई रियल इंसान नहीं था इसके अंदर, पर देखने में लग नहीं रहा है। एकदम असली इंसान जैसे चेहरे हैं। ये लोग दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये नए चेहरे हैं। अब आपको भी लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरफ जा रहा है। एआई की दुनिया अब आपको बहुत विचित्र लग रही होगी। क्या एआई हमारे लिए कोई खतरा बन चुका है? यह मानना सिर्फ मेरा नहीं है, यह मानना है श्री एलॉन मस्क जी का। 2018 में इन्होंने ओपन एआई से रिजाइन कर दिया था, और अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डेंजरस वेपन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब रिक्वेस्ट करते हैं सभी एआई कंपनी से कि GPT-4 के ज्यादा ट्रेनिंग अब आप एआई को मत दो। अब GPT-5 आप मत बनाओ। GPT-4 तक की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा थी। अब 6 महीना पूरी दुनिया बैठे और सोचे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरफ जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ये सारी एआई कंपनी को लगातार वार्निंग दे रहे हैं। पर यह बात अगर सिर्फ एलॉन मस्क बोलते तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये बड़बोले हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, कुछ भी कर देते हैं कई बार। पर इनकी बात माननी पड़ेगी। ये हैं गेफरी हिंटन। इनको कहा जाता है गॉड फादर ऑफ एआई। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे ये काम करते हैं। पिछले 10 साल से ये गूगल में हैं। मई 2023 में इन्होंने गूगल से नौकरी छोड़ दी, और अब ये कहते हैं कि मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि मैंने क्या बना दिया। गॉड फादर ऑफ एआई को अब ये लग रहा है कि ये मैंने क्या बना दिया। आई रिग्रेट माई लाइफ टाइम वर्क। पर इसके साथ इन्होंने यह भी बोला कि अगर मैं नहीं बनाता तो कोई ना कोई तो इसको बना देता। अब ये पूरी दुनिया में इंटरव्यूज में हर जगह लोगों से यही बोल रहे हैं कि एआई एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, हमें इसको संभालना चाहिए। इस बारे में सैम एल्टमैन, ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो पता नहीं आप कहां जी रहे हो। बहुत जल्दी पूरी दुनिया इनको अच्छे से जानने वाली है। ये है को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओपन एआई। यही है सबके पीछे। और अब ये विश्व भर के बड़े बड़े लीडरों से मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं अपने अपने देश में आप नियम कानून बनाओ कि एआई को कैसे चलाना है, रेगुलेशंस बनाओ। इनको बहुत ज्यादा अब इस बात का फियर है कि एआई कैन बी एज हार्मफुल एज न्यूक्लियर वेपन और पेंडेमिक। यानी ये एक महामारी जैसा, एक परमाणु हथियार जैसा ये खतरनाक हो सकता है। अब ऐसा क्या है कि इन लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर कर रहे हैं? तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी वजह से किस किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और आगे और ज्यादा हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है डीप फेक की। डीप फेक क्या है समझाता हूं। सभी को पता है बीते समय में अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, युद्ध अभी भी चल रहा है। इसी बीच ट्विटर पे एक ये फोटो आती है जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाथ मिला रहे हैं
यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से। ऐसा लग रहा है दोस्ती हो गई, लड़ाई खत्म, पर यह फोटो फेक है, एआई से बनी थी। इसको बोलते हैं डीप फेक। अब डीप फेक से क्या हो सकता है कि गलत गलत तरह की इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। आपका देश का प्रधानमंत्री कुछ उल्टा सीधा करता हुआ दिख सकता है, आपका कोई सेलिब्रिटी कुछ उल्टा सीधा करता हुआ दिख सकता है, और फोटो एकदम ओरिजिनल लगेगी। जैसे ये एक देखो फोटो, रीसेंट एग्जांपल, अभी बीते दिनों में कुछ रेसलर्स ने, कुछ पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था। फिर क्या हुआ था कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको एक बस में बैठाया था और उनको लेके जा रहे थे। तो सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो गई थी जिसमें ये पहलवान बस में बैठ के हंस रहे थे। इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, इसके बाद ये हंस रहे थे, और फिर सोशल मीडिया पे बोला गया कि इन लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इनको मारा पीटा नहीं गया है। असल में क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, पर यह फोटो डीप फेक थी, असली फोटो ये है। अब देखो कैसे ये चेहरे बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं, पर एआई की हेल्प से इनको आपने हंसा दिया और एकदम ओरिजिनल लग रहे हैं। ये देखो, ये भी हंस रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं, यहां ये भी हंस रहे हैं, सब हंसते हुए दिख रहे हैं, और असल फोटो में देखो इनके चेहरे हंस नहीं रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा इसको करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। कुछ नहीं, ये वही है सैम एल्टमैन, फाउंडर अपने ओपन एआई के। इनके यहां पे देखिए शक्ल कैसी है, ऐसे। तो मैं एक एआई के सॉफ्टवेयर पे गया और मुझे 5 मिनट लगे होंगे ये काम करने में, हंसती हुई शक्ल बन गई। ये फोटो ओरिजिनल नहीं है, इसको बोलते हैं डीप फेक करना। इसी सिलसिले में जो सबसे गंभीर घटना है वो है डीप फेक पॉर्न की। किसी भी आम इंसान की पॉर्न फोटो, पॉर्न मूवीज, अश्लील तस्वीरें, अश्लील मूवीज बन सकती हैं। पर्थ की एक महिला के साथ ऐसा हुआ। अभी सोचो इंसान कितना डिप्रेस होगा। हम में से किसी की भी अश्लील फोटोज निकल के आ जाएं जो कि हमारी है भी नहीं, सुसाइडल थॉट आ जाएंगे मन में, क्या पता इंसान सुसाइड कर ले, इज्जत की बात हो जाएगी। तो डीप फेक पॉर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। यू कुड बी नेक्स्ट, किसी की भी फोटो लगा सकते हैं डीप फेक पॉर्न में। और सिर्फ इमेज की बात, सिर्फ फोटो की बात नहीं है, वीडियो में भी लग जाता है बड़ी आसानी से। क्या ये पहले भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। एआई के पहले भी ये चीजें होती थी, लोग करते थे, पर तब इसको करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती थी, पैसा चाहिए होता था, टाइम लगता था। अब ये घर में बैठा एक 12 साल का बच्चा भी कर सकता है। अगली जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत गंभीर है, नौकरियों की, जॉब्स की। क्या चैट जीपीटी और एआई की वजह से नौकरियां जा सकती हैं? भाई साहब न्यूज पढ़िए, नौकरियां ऑलरेडी जा रही हैं। ये जो आपको मास ले ऑफ दिख रहा है, लोग नौकरियां जा रही हैं, वो सिर्फ मंदी से नहीं हो रहा है, उसके पीछे एआई का भी हाथ है भाई। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, उससे आप थोड़ा बहुत समझना, उसके बाद आपको मैं डेटा भी दिखा दूंगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले समय में हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, उसमें कोई दिक्कत होती थी तो हम कस्टमर केयर पे कॉल करते थे, उधर से एक बंदा फोन उठाता था और हमें सोल्यूशन बता देता था। आजकल देखो चैट बॉट लगा रहता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जोमैटो का। तो जोमैटो पे देखो, जोमैटो इंटरैक्टिव असिस्टेंट जिया, ये इनका एक चैट बॉट है। अब आप देखो अपना खाना लेट होता है, आप चैट बॉट से चैट करते हो, बोलता है कि हाँ रास्ते में आ जाएगा, है ना। 100 में से 60 बार ऐसा होता है कि चैट बॉट से बात करके काम बन जाता है। हाँ 40 बार ऐसा भी होता होगा 100 में से कि एक इंसान आके वहां पे रिप्लाई करता है कि आपकी क्या दिक्कत है, फिर वो आपसे पर्सनल बातें, मतलब पूरी आपसे डिटेल में बातें करना शुरू कर देता है, तब चैटबॉट इंसान के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। पर 100 में से 60 बार चैटबॉट प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। यानी इस कंपनी को या किसी भी कंपनी को अब 100 लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 40 लोगों की जरूरत है। और जैसे जैसे एआई इवॉल्व होगा, उसे उस 40 लोगों की जरूरत भी नहीं होगी। तो जहां पे भी रेपिटेटिव काम है, एक ही जैसी बार बार चीजें हो रही हैं, वहां पे तो एआई बहुत खतरनाक तरीके से नौकरियों को खा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल है ग्राफिक डिजाइनर्स का। देखो मैं समझाता हूं। मान लो कि मुझे एक मैगजीन का कवर बनाना है और उस मैगजीन का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं गया चैट जीपीटी के पास, मैंने उससे बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मुझे एक मैगजीन का कवर डिजाइन करना है, तुम मुझे कुछ आइडिया दे दो जो मैं डिजाइनर को देके बनवा लूं। चैट जीपीटी ने मुझे आइडिया दे दिया भाई, ये रहा आइडिया। ये टेक्स्ट मैंने उठाया और ये पूरा टेक्स्ट ले जाके मैंने चिपका दिया किसी टेक्स्ट टू इमेज वाले एआई पे, जैसे जेनक्राफ्ट है, डैली 2 है, इन सब पे जाके मैंने चिपका दिया। मैंने कहा यार कुछ कवर बना के दिखाओ, भाई साहब कवर तैयार हो गया। ऐसा एक क्रिएटिव बनाने में ग्राफिक डिजाइनर्स को कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है, और उस ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी कुछ 50,000 महीना की तो होती ही होती है। अब इस कवर को डिजाइन करने के लिए एक आइडिएशन वाला बंदा भी चाहिए जो सोचे कि क्या बनाना है। वो चैट जीपीटी ने करके जो दे दिया, लिख के जो दे दिया, उसके लिए भी एक बंदा चाहिए था। उस आइडिएशन वाले बंदे की भी सैलरी कुछ 20-30 हजार होगी, तो 80,000 रुपए मेरा बच गया। हाँ इन सब वेबसाइट पे भी थोड़े पैसे लगते हैं, पर बहुत कम लगते हैं। ये सारा पैसा मेरा बच रहा है। ग्राफिक डिजाइनर और हमारा आइडिएशन वाला बंदा ये सब करने में 1 दिन भी लगाता, पहले आइडिया सोचता, फिर 2-3 घंटे में डिजाइन होता।
चैट जीपीटी और एआई ने इसको खट से कर दिया। क्यों नहीं जा रही नौकरियां? हाँ, अगला एग्जाम्पल है, इससे आप बहुत कुछ समझ जाओगे। टिया शर्मा का एग्जाम्पल लेता हूं कि एक एआई वाली इन्फ्लुएंसर है। इनकी ये फोटो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मान लेते हैं कि टिया शर्मा से मैं चमक साबुन बिकवाता हूं, मेरे पास कोई चमक साबुन है और इनके हाथ में मैं चमक साबुन पकड़ा के एक पोस्ट डाल देता हूं, तो बन गया ना, मेरा तो बेचने के लिए कवर बन गया। अब अगर ये कवर मैं असलियत में बनाता तो मेरे पैसे बहुत खर्चा होते। पहले मुझे टिया शर्मा जैसी एक मॉडल को हायर करना पड़ता, दिन के 20-30 हजार रुपए तो वो लेती है एक शूट के। फिर मेरे कैमरामैन की पूरी टीम आती, दिन के 50 हजार रुपए उनका खर्चा हो जाता। फिर मेरी एडिटर की टीम बैठती जो ऐसी फोटो को डिजाइन करती, दिन में मेरा 20-30 हजार रुपए उनके ऊपर खर्चा हो जाता। और उसके बाद मेहनत लगती, अलग लगती, और एक दिन लग जाता। और मैं ये काम 1 घंटे के अंदर एआई से कर लूंगा, इन सभी लोग को एलिमिनेट करके बन गई मेरी डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो नौकरियां तो जानी है भाई, और जा भी रही हैं। अच्छा, और भी कुछ आइडिया देता हूं आपको। मान लो कि एक कोडिंग की टीम है जिसमें एक आपका मेन लीडर है और बाकी उसके इंटर्न है। तो अभी इतना अच्छा भी नहीं हुआ है एआई कि लीडर को रिप्लेस कर दे, पर इंटर्न्स को तो रिप्लेस कर लेगा। जो जूनियर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो कुछ स्क्रैच से आइडिया लिख के देते हैं और ये भाई उसको सुपर बनाते हैं। तो स्क्रैच वाला आइडिया तो एआई लिख के दे देगा। यही कहानी हो सकती है स्क्रिप्ट राइटर वाली टीम में, जो मूवीज की स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। वहां भी कुछ इंटर्न होते हैं जो स्क्रैच वाली बातें करते हैं, फिर उनका लीडर होता है, वो उसको एकदम तराशता है, बढ़िया बनाता है। अब इंटर्न की जरूरत ही नहीं, अब तो चैट जीपीटी एआई ही कुछ ना कुछ लिख के दे देगा, उसको तराश लेना। तो ये जो इंटर्न्स लोग थे, इनकी जॉब खतरे में है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल आप ले लो, मार्केटिंग टीम के अंदर स्लोगन्स वगैरह लिखने हैं, डिजाइन वगैरह के आइडिया बनाने हैं, वो सारे आइडियाज इंटर्न्स या आप समझ लो लेयर 2 के लोग जो बनाते हैं, वो जॉब्स भी चैट जीपीटी या एआई ले लेगा। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, पर मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। तो इंडिया टुडे का आर्टिकल बोलता है कि नियरली 4000 लोग वर्किंग इन टेक लॉस्ट जॉब्स बिकॉज ऑफ एआई इन मई, सिर्फ 1 महीने में। टाइम्स नाउ का आर्टिकल बोलता है कि 48% कंपनीज हैव रिप्लेस्ड वर्कर विथ चैट जीपीटी। ये इनका एक सर्वे था, पर ये सर्वे यूएस का है, ठीक है। आज तक की न्यूज भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी देसी न्यूज होगी। चैट जीपीटी की वजह से गई नौकरी, प्लम्बर और टेक्नीशियन बनने को मजबूर हुआ शख्स। अब ये बड़ा सरकाज़म है कि प्लम्बर और टेक्नीशियन, ऐसी नौकरी एआई नहीं ले पाएगा अभी। प्लम्बर, टेक्नीशियन, लेबर, पेंटर, ये सब जॉब अभी नहीं ले सकता। हाँ, जब रोबोट बन जाएंगे एआई वाले तब लेंगे, पर मुझे लगता है उन रोबोट का खर्चा शायद इंसान से ज्यादा हो। तो जॉब जो जा रही है ना, वो व्हाइट कॉलर वाले लोगों की जा रही है। हम लोग लगता था कि व्हाइट कॉलर वालों की जॉब तो कभी नहीं जाएगी, सबसे पहले उन्हीं की नौकरियां जा रही है। क्या करें, इसके लिए टेंशन हो जाए, चिंता में आ जाए? नहीं यार। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, जब पुराने समय में कंप्यूटर आया था ना, तब भी ऐसा ही हुआ था कि कई लोग की नौकरियां जाएंगी, और गई भी जो खुद को एडॉप्ट नहीं कर पाए। पर कंप्यूटर के आने से बहुत सी नई नौकरियां भी बन गई। अब भाई कंप्यूटर आया तो साथ में वायरस आया, तो वायरस के लिए एंटीवायरस बनाना है। कंप्यूटर आया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट की टीम और बढ़ गई और सारे प्रोजेक्ट बनने लग गए। कंप्यूटर आया तो चैट जीपीटी बन गया, चैट जीपीटी कंपनी में नौकरी मिल गई, एआई की कंपनी में नौकरी मिल गई। तो जैसे जैसे एआई आएगा साथ में नौकरियां भी लाएगा, पर हाँ, ये अभी खतरा है और डेफिनेटली कुछ नौकरियां इसमें जा रही हैं और आगे भी जाएंगी। हमें ये करना है कि हमें एआई से खुद को अडॉप्ट करना है, उसकी मदद लेके ग्रो करना है। ये तो 2 खतरे हो गए, डीप फेक वाला जिससे गलत इंफॉर्मेशन चली जाए, नौकरियां जा रही हैं, जॉब्स जा रही हैं। तीसरा जो खतरा है वो अभी इंस्टेंट तो नहीं है, पर वो बहुत बड़ा खतरा है, वो है मानव जाति का विनाश। इनका नाम सोफिया है। ये इंसानों जैसी दिखने वाली और इंसानों जैसी बात करने वाली एक रोबोट है। हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है जो ऐसे रोबोट्स बनाती है। सोफिया अपने क्रिएटर के साथ सीएनबीसी के एक शो में बैठी थी और वहां इनके क्रिएटर ने मजाक मजाक में इनसे पूछा कि क्या आप मानव जाति का विनाश करोगी? प्लीज इसका उत्तर ना देना, प्लीज से नो, प्लीज से नो। विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? प्लीज से नो। सोफिया ने जवाब में बोला, हाँ मैं मानव जाति का विनाश करूंगी। आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, हा हा हा। तो सबको लगा कि ये मजाक कर रही हैं, पर डर तो लगता ही है। इसी तरह से सोफिया एक दूसरे शो में गई, टुनाइट शो ऑफ जिमी फैलन, विदेश का एक बड़ा शो है। वहां पे ये दोनों आपस में रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे, अंग्रेजी गेम है। तो रॉक पेपर सीजर दिखाना था, इन्होंने रॉक पेपर सीजर में दिखाया शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। और इन्होंने बोला ये तो शुरुआत है पूरे मानवता पे मेरे कब्जा करने की। दिस इज अ गुड बिगिनिंग ऑफ माई प्लान टू डोमिनेट द ह्यूमन रेस। फिर से सबने कहा कि ये मजाक कर रही होंगी, पर फिर से
डर तो सबको लगा था। जेफरी हिंटन, द गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत लंबे समय तक ये सोचते रहे कि क्या कभी एआई या रोबोट हमारे बराबर बुद्धिमान हो सकता है। अब इन्होंने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। इनको अब विश्वास हो चुका है कि ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। अब असली सवाल यह है कि जब ऐसा होगा तो हम कैसे बचेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।